इन्वेंट्री को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपनी यूसेज के हिसाब से, इंस्टीट्यूट के हिसाब से, बेसिकली कॉलेजेस के हिसाब से। वैसे तो इन्वेंट्री देखा जाए तो बहुत सारे टाइप्स की होती है, लेकिन हमने भी अपना जो फॉर्मेट आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था उसमें भी हमने यही दो पार्ट्स रखे थे, जिसमें एक टाइप होता है कंज्यूमेबल का और दूसरा आता है नॉन कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल इन्वेंट्री जो होती है, कंज्यूमेबल इन्वेंट्री वो है जो हम अपना मतलब डेली पर्पस से यूज करते हैं। ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड भी होती है, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए हमारे को ये रिक्वायर्ड होती है, जिसमें हमने एग्जांपल के तौर पे आपको बता रखा है कि ये स्टेशनरी मटेरियल जो हो गया, फ्यूल जो हम जेनसेट वगैरह में यूज करते हैं, या कोई सैनिटरी आइटम्स जो हमारे टॉयलेट क्लीनर या झाड़ू वगैरह एग्जांपल के फॉर्म में आप लोग जो यूज करते हैं, ये सारी चीजें हमारे कंज्यूमेबल इन्वेंट्री के फॉर्म में आती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मोर देन अ ईयर, मतलब जिसका लाइफ टाइम ज्यादा होता है, जैसे कंप्यूटर्स है, ऐसा नहीं है कि हमने आज लिया यूज किया और वो खत्म, उसका लाइफ टाइम जो है वो मोर देन अ ईयर रहता है, इसलिए हम उसे नॉन कंज्यूमेबल इन्वेंट्री के फॉर्म में डालते हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी जो कैटेगराइजेशन कर रखी है वो सिर्फ दो ही पार्ट्स में कर रखी है, कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल। और इसका कैटेगराइजेशन हमारे अगर इंस्टीट्यूट लेवल पे करना है तो बहुत सिंपल है, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारे डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जैसे A4 साइज रेड पेन, पेपर, पेंसिल एक्सेट्रा, ये सब जो रिक्वायर्ड है हमने यूज किया और खत्म किया, बेसिकली विद इन अ ईयर लास्ट कर जाता है, इसलिए हम इसे कंज्यूमेबल इन्वेंट्री में काउंट करते हैं। दी इन्वेंट्री विच जो एक लंबे टाइम स्पैन के लिए यूज कर रहे हैं वो नॉन कंज्यूमेबल इन्वेंट्री कहलाती है। ठीक है, जिसमें हमने एग्जांपल के फॉर्म में कोई इक्विपमेंट्स है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट, हम ये इन्वेंट्री को मैनेज करने का काम जो कर रहे हैं उसको हम जो कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारे को ऑर्डर करना है, स्टॉक मेंटेन करना है, ये हम लोग अपने नॉर्मल कॉलेज लेवल पे करते हैं कि स्टोर कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है इन्वेंट्री को। तो ये सारी चीजें हमारी बेसिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का हिस्सा रहती हैं। हम यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो पर्पस है, बेसिकली हम इन्वेंट्री को कंट्रोल करना चाहते हैं कि हमारी इन्वेंट्री कितनी है, कहाँ है, कब है, कितनी पड़ी है अभी कॉलेज में, ऐसा तो नहीं है हमारे को दोबारा से ऑर्डर करना है और हमारे को पता ही नहीं है इन्वेंट्री नहीं है। तो वो सारी ट्रैकिंग, उस सारे पर्पस से हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ये पर्पस लेकर के चल रहे हैं। अभी तक तो हम ये लेकर के चल रहे हैं कि इन्वेंट्री कॉलेज द्वारा खरीदी जा रही है, कॉलेज उसे कहां पर आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये आगे के फॉर्म में लाएगा। अभी हमने उसमें कहीं पर भी नहीं किया कि आपने किस डिपार्टमेंट को इशू कर रखा है, लेकिन आगे जब ये पोर्टल बिल्कुल आप डाटा जब अपना चढ़ा देंगे तो जब उसका ऑनलाइन लिंक, जब आईडी पासवर्ड जो आप लोगों से लिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा के फॉर्म में, वो जब आप लोगों को एक बार स्टार्ट करके मिल जाएगा तो आप लोग उसके आगे का डाटा भी उसके अंदर एंटर कर सकते। ठीक है, अब जो हमारी इन्वेंट्री का फॉर्मेट है वो कुछ 8 शीट्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहली शीट वेयर हाउसिंग लोकेशन की है, सेकेंड शीट टैक्स डिटेल्स की, थर्ड शीट इन्वेंट्री कैटेगरी की, फोर्थ शीट बजट हेड्स की, फिफ्थ शीट डिस्पोजल कैटेगरी की, सिक्स्थ शीट वेंडर टाइप की, सेवेंथ शीट एड वेंडर की और एट्थ शीट एड स्टॉक। मैं अतीश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने एक जो डेटा एक एग्जाम्पल के तौर पे बनाया है वो शीट आप दिखा भी दें एक बार सबको, और स्क्रीन में चालू है, आप सीधे दिखाएंगे दिखेगा आपको। तो सर ये विजिबल है आपको, ये एक्सेल शीट सभी लोगों को? सर ये एक्सेल शीट विजिबल है? यस सर। हाँ, एक सेकंड में 100 लोग भी ऐड होने जा रहे हैं, तो भी ऐड कर दो। ये जी हाँ, तो ये शीट है जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की थी। ये हमारी शीट 1 है जो सबसे पहले स्टोरिंग वेयर हाउस लोकेशन के बारे में डिटेल्स मांगती है, सेकंड शीट टैक्स डिटेल्स के बारे में मांगती है, थर्ड शीट इन्वेंट्री कैटेगरी की है, फोर्थ शीट बजट हेड्स की, फिफ्थ शीट डिस्पोजल कैटेगरी की, सिक्स्थ शीट वेंडर टाइप की, सेवेंथ शीट एड वेंडर की, एट्थ शीट एड स्टॉक की। यही सारी डिटेल्स आप लोगों से मांगी गई हैं और इन्हीं शीट्स को वन बाय वन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं अतुल सर से कहूंगा वन बाय वन डिस्कस करें।
तो सबसे पहली शीट हमारी वेयर हाउस लोकेशन की है, जिसमें हमको सारी परचेजेस जो हैं वो इस वेयर हाउस में हम लोगों ने उसको रखा है और उसके स्टोरेज कहाँ पर है उसके साथ डील करते हैं। अब इसमें हमारे साथ में दिक्कत ये आई कि हम सभी लोगों ने अलग अलग वेयर हाउस है, जैसे हमारे कॉलेज का भी था जो जूलॉजी के इक्विपमेंट थे, हमने जूलॉजी डिपार्टमेंट में उसकी इन्वेंटरी रखी थी और वगैरह, जूलॉजी डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बॉटनी, कॉमर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दिखाया, ऑफिस के दिखाए। लेकिन जब हम लोग उनके साथ मीटिंग में थे दिल्ली समर्थ के साथ, तो उन्होंने कहा कि सर असल में ये हम आपसे कॉलेज लेवल का डेटा मांग रहे हैं, तो कॉलेज लेवल में परचेज सिर्फ डीडीओ ही कर सकता है, तो डीडीओ के पास ही जो ऑफिस होता है उसकी जो वेयर हाउस लोकेशन होती है, उसको आप कुछ भी कहते हो, वही आएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर आपने पूरी शीट क्यों दी, हम तो एक ही कॉलम भर लेते हैं। तो उन्होंने कहा सर वो आपका इंस्टीट्यूट ऐसा है जहाँ पर एक डीडीओ होता है, लेकिन कई इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं, कई सभी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है इसमें कई डीडीओ होता है, हर डिपार्टमेंट का एक डीडीओ होता है, तो वहाँ पर वो डिपार्टमेंट वाइज आएगा। और जब हम आपको यूजर आईडी और पासवर्ड बना के दे देंगे, तो क्योंकि परचेज ही आपकी कॉलेज लेवल पर होनी है, तो कॉलेज उसको बाद में कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो कॉलेज चढ़ाएगा बाद में डेटा। अभी आपको सिर्फ यहाँ पर एक ही रखना है, और इसी वजह से ये एग्जांपल आप देख सकते हैं जो कि एडमिन ब्लॉक में है और स्टेटस उसका एक्टिव है। ये 3 चीजें हमने यहाँ चढ़ाई। तो हम सभी लोगों को, क्योंकि कॉलेज लेवल का डेटा है, यही चीज चढ़ानी है कि वेयर हाउस में स्टोर रूम 1, अगर आपका कोई स्पेसिफिक नाम है तो आप वो नाम भी दे सकते हैं। हमारे यहाँ पर एडमिन ब्लॉक है, क्योंकि प्रिंसिपल हमारे एडमिन ब्लॉक में है इसलिए वहाँ पर है। आप इसको जो भी आपके बिल्डिंग का नाम या जैसा आपका कॉलेज के भाई अपने हिसाब से आप इसको रख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें। स्टेटस इसमें एक्टिव ही रहेगा सबका, जिस स्टेटस सबने वैसे भी पहले भी एक्टिव ही दिया था, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन भरी जानी है। तो इस तरह से एक तरह से हम लोगों का काम कम हो गया, एक ही लाइन भरी जाएगी यहाँ पर। और नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी, दैट इज अबाउट टैक्स डिटेल्स। तो टैक्स डिटेल्स के बारे में मैं अतीश जी से कहूँगा, थोड़ा सा अतीश जी आप बताएं टैक्स डिटेल के बारे में, जो कि कॉमर्स के हैं। जीएसटी एलिजिबल हो गया है। जीएसटी अगर हम देखें तो हम कहाँ से परचेजिंग कर रहे हैं, परचेजिंग कॉलेज द्वारा कई जगह से की जाती है, कुछ दूसरे स्टेट से भी की जाती है, कुछ विद इन स्टेट्स भी की जाती है। लेकिन जितनी भी सारे टैक्सेस को हटा के, जो पहले वैट चलता था, बाकी दूसरे टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी वगैरह जितने भी टैक्सेस चलते थे, उन सबको हटा करके अब जीएसटी एक सिंगल टैक्स आ गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से हम इसे जानते हैं। इसके बारे में हम सबको अवेयरनेस भी है। हम इस जीएसटी टैक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी कंपोनेंट होता है, अगर हम विद इन दी स्टेट परचेज करते हैं तो टोटल जीएसटी जितना चार्ज किया जा रहा है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कंपोनेंट है, जो जीएसटी के पार्ट को डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 18% जीएसटी चार्ज किया जा रहा है तो उसमें 50% सीधा सीजीएसटी के फॉर्म में चला जाएगा और 50% रिमेनिंग एसजीएसटी के फॉर्म में। लेकिन वही परचेजिंग अगर आपकी इंटर स्टेट करी जाती है, मतलब दूसरे स्टेट से की जाती है, मतलब अदर देन उत्तराखंड की जाती है, तो वो चीज आईजीएसटी के फॉर्म में आपका टैक्स आता है और उसमें कंप्लीट 18% एक साथ इंक्लूड किया जाता है। जीएसटी जो है वो 4 पार्ट्स में आता है, 4 तरीके के टैक्सेस लगते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी गुड्स एंड सर्विसेज जो हम लेकर के चलते हैं। तो अलग अलग गुड्स पे अलग अलग है। जैसे अगर किसी कॉलेज ने एसी परचेज किया है तो वहाँ हो सकता है 28% जीएसटी है। किसी कॉलेज ने बुक्स परचेज किए तो वहाँ पर निल है जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी वेरीज फ्रॉम पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, गुड्स से गुड्स पे वेरी करता है। कोई भी इन्वेंट्री है तो उसके ऊपर अलग तरीके की जीएसटी चार्ज की जाती है। हम 4 स्लैब्स में डिवाइड करते हैं इसे। एक 5% स्लैब है, दूसरा 12% स्लैब है, 18% स्लैब है और 28% स्लैब है। ये 4 तरीके के स्लैब्स हैं जो जीएसटी फॉर्म में चार्ज किए जाते हैं। अब हमें जो हम अपनी शीट पे देखें, इन्वेंट्री वाली शीट पे, अब अगर सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग तरीके से चार्ज किया जा रहा है तो सीजीएसटी अलग आएगा, एसजीएसटी अलग आएगा। अब टोटल अगर मेरा टैक्स जीएसटी 18% चार्ज किया जा रहा था तो यहाँ पर मैंने जीएसटी 9% और एसजीएसटी 9% चार्ज किया हुआ। सिमिलरली अगर मेरा टैक्स 28% है तो मैंने सीजीएसटी 14% लिया हुआ है, एसजीएसटी 40% लिया हुआ है। से फॉर एग्जांपल मैं अगर दूसरे स्टेट से भी परचेजिंग करता हूँ तो यहाँ पर मैं आईजीएसटी मेंशन कर दूंगा,
वो 18% है तो 18% दिखा दूंगा, और मुझे ड्रॉप डाउन से उसे एक्टिव चूज करना, ये चीज मेरी कंटिन्यूअस चलती रही। तो ये कुछ टैक्सेस हैं जिसे हमने किस तरीके से मेंशन करना है वो हमने मेंशन कर रखा है। यहाँ पर आप जीएसटी और टोटल 18% मेंशन नहीं करना है। जीएसटी को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अगर 5% होता तो मैं यहाँ पर इसे 2.5% और 2.5% करके दिखाता। यहाँ पर अगर 18% है तो मैंने 9 और 9 करके दिखा रखा है। 12% होता तो 6 और 6 करके दिखाता, और आईजीएसटी अगर है तो वो टोटल टैक्स का अमाउंट आ जाए। ये मेरी सेकंड शीट है। इसके बाद तीसरी कैटेगरी आ जाती है। तीसरी कैटेगरी ऐसी आ जाती है जिसे हम इन्वेंट्री कैटेगरी के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में मैं पहले बता भी चुका हूं कि कंज्यूमेबल, नॉन कंज्यूमेबल इन्वेंट्री को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें कंज्यूमेबल जो है वो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए है, और एक लास्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर वो खत्म हो जाती है। और नॉन कंज्यूमेबल जो है वो मोर देन 1 ईयर में यूज होती है। तो इसलिए यहाँ पर ये मेंशन है, इट रिफर्स टू द मटेरियल दैट कैन बी रीयूज। जैसे कंप्यूटर को हम बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन पेपर, स्टेशनरी, कुछ ऐसे आइटम है जो एक बार यूज हो गए तो वो लास्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यही चीजें मैं आपको शीट के फॉर्म में भी दिखाता हूँ। यहाँ पर इन्वेंट्री कैटेगरी में हमने 2 पार्ट्स दिखा रखे हैं। एक स्टेशनरी है जो कंज्यूमेबल है, इसलिए मैंने उसके आगे कंज्यूमेबल का ऑप्शन चूज कर रखा है। ध्यान रहे कि यहाँ पर जो टाइप ऑफ कैटेगरी है उसे मैंने ड्रॉप डाउन से ही सेलेक्ट करना है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर जैसे कंज्यूमेबल डाल दूंगा तो वो चीज काउंट नहीं कर पाएगी, उसे ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट करना है। और सिमिलरली फर्नीचर मेरा नॉन कंज्यूमेबल है, इसलिए मैंने नॉन कंज्यूमेबल में डाल रखा है। कंप्यूटर्स नॉन कंज्यूमेबल, और भी कुछ आइटम्स हैं जो आप लोग अपने यहाँ खरीदते होंगे, कुछ कंज्यूमेबल होंगे, कुछ नॉन कंज्यूमेबल होंगे। जैसे बाजपुर कॉलेज में स्पोर्ट्स आइटम है, स्पोर्ट्स आइटम की मैंने 2 कैटेगरी बना रखी है, एक नॉन कंज्यूमेबल भी और एक कंज्यूमेबल भी। ये दोनों चीजें इसलिए बना रखी हैं, जैसे हम स्पोर्ट्स में अक्सर कुछ मोमेंटो वगैरह खरीदते हैं, तो वो नॉन कंज्यूमेबल है, तो वो लास्ट कर जाते हैं। मैं सभी से पहले तो यहाँ पर अपना माइक कि हम लोग जब दूसरी स्क्रीन पे होते हैं तो आप ये स्क्रीन हमें दिखाई नहीं पता नहीं चलता, तो अपना माइक म्यूट रखिएगा। क्वेश्चन आंसर तो इन्वेंट्री कैटेगरी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वही चीज मैं शीट के फॉर्म में आप लोगों को दिखा रहा था कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कंज्यूमेबल भी हैं और नॉन कंज्यूमेबल भी हैं। जैसे स्पोर्ट्स आइटम है, स्पोर्ट्स में अगर कोई मैट खरीदी गई है दैट लास्ट मोर देन 1 ईयर, तो इसलिए मैंने उसे नॉन कंज्यूमेबल में दिखाया। लेकिन कुछ मोमेंटो वगैरह हैं ऐसे जो खरीदे जाते हैं और जो स्पोर्ट्स के बाद हम दे देते हैं, तो उसे कंज्यूमेबल आइटम में दिखाया। तो ये चीज हमारी आती है जो हम इन्वेंट्री कैटेगरी में हमारे को लिखनी है। अगर इसके अलावा भी कोई चीज अगर आप लोगों की है तो आप उसके आगे एक्सीड करके उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट से ही सिलेक्ट किया जाए। बहुत सारे कॉलेज में ये प्रॉब्लम आई थी कि उन्होंने यहाँ पे नॉन कंज्यूमेबल लिख दिया था, टाइप कर दिया था, तो टाइप नहीं करना है। इसके बाद हमारे एक्सक्यूज सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। कुछ कॉलेजेस में नेटवर्क की प्रॉब्लम है, हमें कुछ भी मीटिंग नहीं समझ में आ रही है, तो प्लीज आप इस मीटिंग को रिकॉर्ड कर दें सो दैट कि हम आफ्टर भी की हुई है, सम टाइम हमको हो सके। अगर ऐसा होगा तो हम लाइव सेशन ओके थैंक यू सो मच। वो रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे क्योंकि इसमें हम अटेंड नहीं कर पा रहे कुछ भी। ओके थैंक यू सर। इसमें नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारी वो बजट हेड की है। ये हमारी 4th शीट है जो बजट हेड की है। इस बजट हेड में कई मदों से पैसा यूज किया जाता है और कई मदों में पैसा आता है, तो उन सारे मदों के नाम लिखने हैं, उन सारे हेड्स के नाम आने हैं। जैसे रूसा एक कैटेगरी है हमने जो बना रखी है,
स्पेसिफिक फंडिंग एजेंसीज कोई है, किसी कॉलेज में अगर कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह मिले हुए हैं तो वो वाली चीज आ जाएगी इसके अंदर। कुछ पैसा हमारे पास स्टेट हेड से भी आता है जो हमारा रेगुलर यूज के लिए रहता है, तो हम उसे रिकरिंग स्टेट हेड के नाम से जानते हैं। और कुछ पैसा जो नॉन रिकरिंग है, रेगुलर नहीं रहता, जैसे इस बार सारे कॉलेजेस में टैबलेट का पैसा आया था, आया स्टेट ग्रांट थी, वो स्टेट ग्रांट से आया था, लेकिन वो रिकरिंग नहीं है, वो रेगुलर नहीं है, इसलिए हम उसे नॉन रिकरिंग के फॉर्म में दिखाएंगे। वॉइस फंड जो कॉलेज इकट्ठी होती है उसे वॉइस फंड में दिखा दिया। कई बार होता है कि कुछ एमएलए से या डीएम से कोई फंड हमारे को मिलता है जिसको हम अपने कॉलेज के ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो वाली चीजें आ जाएंगी। दीज आर दी बजट हेड्स जो और आपके कॉलेज के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ बाजपुर कॉलेज का दिखा रहा हूँ। अभी हमने सिर्फ 2 ही चढ़ाए हुए हैं, एक रूसा और एक बॉयज फंड गेम्स। बॉयज फंड के अंदर भी हम जब फीस कलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे मदों में हम पैसा लेते हैं, तो उसे हमने एक गेम्स करके अलग से मेंशन कर दिया है कि ये गेम्स फंड का है, तो वो चीज आती है हमारी बजट हेड के अंदर। तो ये बजट शीट जो है इसके अंदर सारे बजट्स के नाम आने हैं जितने भी हों, इरेस्पेक्टिव कि हाँ किस से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है, वो सारे मदों के नाम आएंगे और आगे स्टेटस एक्टिव रहेगा। हमारी नेक्स्ट शीट जो रहती है वो रहती है डिस्पोजल कैटेगरी की। इस चीज के लिए हमारे को विशेष तौर पे ये कहा गया है कि ये ज्यादातर कॉलेजेस ने भी सही लिखा हुआ था, डिस्पोजल कैटेगरी सिर्फ एक ही है, वो है स्क्रैप। इसके बारे में आगे भी बताऊंगा मैं आप लोगों को कि जैसे हम कोई अपना इन्वेंट्री को शो कर रहे हैं, इन्वेंट्री को हमने कहा कि कंप्यूटर है वो 3 साल में हमारा स्क्रैप हो जाएगा, तो 3 साल डेट ऑफ डिप्रिसिएशन का एक कॉलम एट स्टॉक में दे रखा है। खैर वहां पर आएगा तो मैं उस और अच्छे से समझाऊंगा उस चीज को कि वो चीज जब वहां दे रखी है तो वो ऑटोमेटिकली आपके स्क्रैप के अंदर चली जाएगी। तो डिस्पोजल कैटेगरी उन्होंने हमारे को बताया कि कोई और डिस्पोजल कैटेगरी नहीं है, सिर्फ एक ही कैटेगरी है, वो है स्क्रैप के नाम से। इसमें आपको सिर्फ इस शीट पे कुछ नहीं करना, चीजें जैसी बनी हुई हैं बस उसे एक्टिव करके छोड़ देना। दोनों ही जगह स्क्रैप आएगा, कॉलम ए में भी और कॉलम बी में भी, और तीसरे में आप एक्टिव करके छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ रहा है जिसमें वेंडर टाइप आ रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे हम एक ही पर्टिकुलर मटेरियल कई वेंडर से खरीदते हैं, तो इसमें हमारे को वेंडर का नाम नहीं लिखना, बेसिकली उस मटेरियल का कैटेगरी लिखनी है कि वो किस चीज का वेंडर है। जैसे स्टेशनरी का है, स्टेशनरी आइटम है, तो उसके अगर 2 वेंडर्स हैं, एक एबीसी नाम का वेंडर है और एक XYZ का नाम वेंडर है, तो वेंडर टाइप में मुझे स्टेशनरी कैटेगरी मेंशन है। इस चीज को मैं शीट के फॉर्म में भी दिखा देता हूं। जैसे यहां पर कंप्यूटर, स्टेशनरी, बुक्स, प्रिंटर, फर्नीचर, आईसीटी, स्पोर्ट्स आइटम, इलेक्ट्रिसिटी आइटम, साइंस लैब इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लेक्स प्रिंटिंग, ये अलग अलग मेरे कैटेगरीज हैं। इसके वेंडर कौन है इसके बारे में मेरे को नेक्स्ट शीट में बताना है। कई महाविद्यालयों में जो हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई वो एक ये शीट थी उनमें से, क्योंकि कई महाविद्यालयों में यहाँ वेंडर टाइप में वेंडर्स का नाम डाल दिया था। वो वेंडर्स का नाम नहीं डालना है, आप कैटेगरी अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड एनीथिंग, अगर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड राउटर खरीदा है, इंटरनेट की सर्विस का कुछ पेमेंट किया है, एनीथिंग दैट विल बी कंसीडर्ड इन कंप्यूटर्स ओनली। तो यहाँ पर हमको कैटेगरी डालनी है, ये बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि कैटेगरी ही डालनी है, यहाँ पर वेंडर का नाम नहीं डालना है। नाम नेक्स्ट शीट पे आएगा, क्या हम नेक्स्ट शीट देख सकते हैं, ऐड वेंडर वाली शीट। अच्छा, अभी आपको नेक्स्ट शीट दिखाएंगे ऐड वेंडर। हाँ, ये आ गया ऐड वेंडर, बताइए। यहाँ पर वेंडर की सारी डिटेल्स आनी है। वेंडर टाइप में हमारे को इन्वेंट्री की कैटेगरी लेकर के चलना था, और उस कैटेगरी के, जैसे मैंने आपको बताया था इस शीट में कि मान लो एक स्टेशनरी आइटम है, इसके 2 वेंडर हैं, एबीसी और XYZ, तो इन दोनों के बारे में मुझे ऐड वेंडर के अंदर एंटर करनी है उनकी डिटेल्स। जैसे मैं यहाँ शीट पे देख सकता हूँ, वेंडर टाइप में मैंने कैटेगरी इन्वेंट्री की एंटर कर दी, और ऐड वेंडर में मैंने वेंडर का नाम, उसकी मेल आईडी, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसका एड्रेस, किस चीज का वेंडर टाइप है, ये भी मेरे को ड्रॉप डाउन से मेरे को सेलेक्ट करना है। ये कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर सेलेक्ट कर रखा है, उसका जीएसटी नंबर,
उसका पैन नंबर, उसकी अकाउंट डिटेल्स, बेनिफिशियरी नेम, बैंक अकाउंट, ब्रांच, आईएफएससी कोड और फाइनली स्टेटस। तो ये सारी चीजें मेरे को मार्क करनी है मेरी पूरी शीट में, मतलब पूरे फाइल में जहां जहां पर रेड कॉलम मार्क्ड हैं, दीज आर दी मैंडेटरी कॉलम्स। इन्हें आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। किसी चीज के बारे में अगर नहीं है, से फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर ऑलमार्ट में देख सकते हो कि ऑफिस की मेल आईडी उनकी सही नहीं है, तो यहां पर भी आपको एक डमी मेल आईडी बना करके दे देनी। वैसे तो ज्यादातर पेमेंट्स हम जब करते हैं तो हमारे पास सारी डिटेल्स रहती हैं। ये कुछ इनकम्प्लीट डाटा था जिसके चक्कर में इसे आइडल नहीं छोड़ना है। अगर आपके पास डिटेल्स नहीं है, हो सकता है पहाड़ों पे कुछ जगह पे नहीं आ पाए या कुछ डिटेल्स नहीं मिल पाए, तो वहां पर आपको कुछ डिटेल्स तो एंटर करनी ही करनी है। बिना डिटेल्स के वो चीज एक्सेप्ट नहीं करी जाए। इस डिटेल को आप बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हमें ऐसा बताया गया कि ये डिटेल आप एक बार डाल देंगे तो बाद में जब आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा तो आप जाके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। मीनवाइल नेक्स्ट शीट जो है हमारी वो एड स्टॉक की है। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट शीट है और इस शीट को हम लेकर के चलें तो इसमें हमारे को एक में यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे पिछली वाले अगर उसमें चलेंगे आप लोग ऐड वेंडर वाली डिटेल में। सर ऐड वेंडर वाली डिटेल में यहाँ पर जो वेंडर टाइप है, फिर से आप देखेंगे वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ रहा है। इसको ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पर इसको जो वेंडर टाइप हमने पिछले वाले में भरा है, ये वेंडर टाइप, ये सारे वेंडर टाइप हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट में खुलेंगे। ये देखिए वही सारे वेंडर टाइप खुल रहे हैं और हमको इनमें से ही सिलेक्ट करना है। अगेन हम लोग ये ध्यान देंगे कि जहां पर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी वहां हम टाइप नहीं करेंगे, वरना पूरा फॉर्मूला इनका खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी वेंडर टाइप आप सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से। और दूसरी चीज कि लास्ट में इसका स्टेटस भी एक्टिव होगा, वो एक्टिव भी सिलेक्ट करेंगे हम। ये लास्ट में ये स्टेटस एक्टिव सिलेक्ट रहेगा। जी आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए आगे। नेक्स्ट शीट आती है हमारी एड स्टॉक की। ये एड स्टॉक की जो शीट है ये लास्ट शीट है हमारी। इसमें हमने कुछ प्रॉब्लम्स जो फेस करी, मैं शीट के फॉर्म में आपको दिखाता हूं। शीट के फॉर्म में मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरी शीट है। यहां पर सबसे पहली चीज ये है कि जितने भी रेड कॉलम मार्क्ड हैं इनके बारे में हमारे को डिटेल्स पता होनी चाहिए। ये सारी डिटेल्स मैंडेटरी हैं, इन्हें खाली नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे यहां पर सिर्फ एक डेट ऑफ वारंटी ऐसा कॉलम है जो ब्लैक कलर से मार्क्ड है, बाकी सारे हमारे रेड कलर से मार्क्ड है। तो ये सारे मैंडेटरी कॉलम्स हैं, इनकी सारी डिटेल्स आनी है। ये सारी डिटेल्स हमारी कंप्लीट उसी पे रहेंगी, मतलब मैंडेटरी फिल्ड करी जाएंगी। कोई भी कॉलम आइडल नहीं छोड़ा जाएगा, खाली नहीं छोड़ा जाएगा जो मैंडेटरी। इसमें कुछ चीजें जो हैं, कुछ कॉलेजेस ने ये चीज फेस करी थी, हालांकि पहले फॉर्मेट में भी ऐसा ही कुछ दिया हुआ था। जैसे मेरा एक बिल है मानसी कंप्यूटरॉनिक्स का। ये बिल अगर आप देखें तो एक ही दिन का है, एक ही बिल नंबर है से फॉर एग्जांपल। तो ये जो बिल है इसका जितने आइटम इस बिल के अंडर खरीदे गए हैं, जैसे कंप्यूटर नाम से हमने कैटेगरी बना रखी है, इसके अंदर ये 4 आइटम खरीदे गए थे, 4 से 5 आइटम। तो इन सब को आपको अलग अलग स्पेसिफाई करना है। ये एक ही साथ स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा। इनकी डेट ऑफ परचेज सेम है, ठीक है, बल्कि रादर यहां पर बिल डेट भी सेम ही आएगी। थोड़ा सा एरर है ये, ठीक है। यहां पर बिल डेट भी सेम होगी और बिल नंबर भी रादर सेम होगा, क्योंकि ये एक ही उससे खरीदा गया है तो ये चीज एक ही रहेगी। तो और ये चीज हमारे कोई भी कॉलम खाली नहीं रहेगा। तो ये मानसी कंप्यूटरॉनिक्स, यहां पर भी वेंडर डिटेल जब आप डाल देंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से ही आपने सेलेक्ट करना है। कोई भी चीज इंडिविजुअली आपको यहां पर एंटर नहीं करनी है, बिल डिटेल्स वगैरह इंडिविजुअली, लेकिन जहां पर ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगी वहां पर ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे नेक्स्ट कॉलम भी हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू से ही है कि आपने जेम से खरीदा है या नहीं खरीदा, तो नो आ जाएगा। इन्वेंट्री कैटेगरी भी आपकी यही आ जाएगी कि कौन सी चीज खरीदी गई है। रिटर्नेबल है, यस या नो का कॉलम यहां पर आ जाएगा।
डेट ऑफ परचेज भी आ जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि बिल एक ही है, लेकिन बिल के अंदर जितने यूनिट्स खरीदे गए हैं उन सबको इंडिविजुअली एंटर किया गया है। वो सारे इंडिविजुअली आपको आइटम बेसिस पे यहां पर डालने हैं। ये सब बिल्कुल इंडिविजुअली ही डाले जाएंगे। हमारी डेटा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही थी और इस चीज़ पर डिस्कशन भी हुआ था उनसे, और मैंने उनको दिखाया कि सर आपने जो फॉर्मेट भेजा था उसी में एक ये थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी थी कि आपने स्टेशनरी लिखा हो तो स्टेशनरी के आगे पेन पेंसिल पेपर वगैरह सब लिख दिया था। तो उन्होंने कहा था ये हमने एक एग्जाम्पल दिया और हो सकता है इस वजह से एक कन्फ्यूजन था। हम लोगों ने भी ऐसे ही बना के पहले भेजा था। और ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि ये आइटम वाइज हर आइटम की डिटेल अलग चढ़ेगी। ये बिल, एक बिल में अगर हमने 10 चीज़ें खरीद रखी हैं तो 10 बार हमको ये चढ़ानी है। ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट काम है, एक मेजर हमारे डेटा में फ्लॉ ये रहा। फिर इसके बाद नेम ऑफ आइटम आपने मेंशन कर दिया, कंप्यूटर है। हेड, बजट हेड में जो आपने डाला होगा वही सारे हेड यहाँ पर आ रहे होंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बजट हेड में खाली 2 चीजें डाली हुई थी, एक परचेज का कॉलम भी था। ये 3 चीजें हैं, तो ये 3 चीजें आपको यहाँ पर एड वेंडर में दिखाई दे रही होंगी, सॉरी एड स्टॉक में, बजट हेड में रूसा, परचेज और बॉयज फंड गेम्स। ये यहाँ पर हमने रूसा मद से खरीदा हुआ है, तो ये रूसा मद हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। स्टॉक डिस्क्रिप्शन में जितनी भी आइटम्स खरीदे गए उन सब की इंडिविजुअल एंट्री। स्टोरिंग लोकेशन के बारे में आपको बताया गया, यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्टोरिंग लोकेशन एक ही है जो हमारा कॉलेज है, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया आपको कि यहाँ पर जो भी परचेजिंग की जाती है वो डीडीओ द्वारा की जाती है। तो डीडीओ ही परचेज करता है, उसके बाद इंडिविजुअल कॉलेज लेवल पे उसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में या अलग अलग कमेटीज के पास उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर यूनिट्स आ गए कि किस तरीके से आपसे खरीदा गया है, आपने पीसेज में खरीदा है। जैसे अब यहाँ पर एक मैट का आ रहा है, वो सेट के फॉर्म में खरीदा गया है, तो वो चीज आ गई, यहाँ पर सेट का अमाउंट आ गया। पीसेज के फॉर्म में है तो पीसेज के फॉर्म में आ गया, स्क्वायर फीट के फॉर्म में है तो स्क्वायर फीट में आ गया। तो किस यूनिट से आपने परचेज किया है वो चीज आ गई। फिर बाइंग करेंसी हमारी इंडियन रुपी ही है, वो सेम रहेगी। फिर नेक्स्ट कॉलम है हमारा यूनिट प्राइस का। यूनिट प्राइस के ऊपर हमारे को जो मेन ध्यान देना है, ये भी हमारा मैंडेटरी कॉलम है। यहां पर जो प्राइसेस आने हैं ये प्राइसेस बिफोर टैक्सेस वाले आने, मतलब से फॉर एग्जांपल मैं यहां पर देखता हूं कि डेल प्रिसीजन कंप्यूटर जो है वो 2 लाख रुपए 2,04,54 रुपए का खरीदा गया, तो यहां पर टोटल 18% टैक्सेस एप्लीकेबल है, लेकिन उसका बेस प्राइस जो है वो ये है। इस बेस प्राइस के ऊपर 18% मिलाकर के टोटल टैक्स अमाउंट ये आया। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तब ये अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट जो है वो टोटल अमाउंट इज यूनिट प्राइस प्लस टैक्स अमाउंट, ये टोटल अमाउंट है। स्टेटस इसका भी आगे एक्टिव रहेगा। एप्लीकेबल टैक्स में आप लोग चाहो तो इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हो 9% एसजीएसटी या सीजीएसटी, लेकिन कई बार एक्सेल पे हम लोग फॉर्मूले का भी यूज करते हैं जिसके लिए न्यूमेरिक फिगर हमारे को रिक्वायर्ड होती है। तो उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने ये बताया कि एप्लीकेबल टैक्स में आप टोटल टैक्सेस लगा दो और उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो यहां पर स्पेसिफिकली अलग मेंशन कर दो। तो इस तरीके से हमारे को ये लास्ट पेज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट शीट है जिसके बारे में हमारे को इस चीज में एंटर करना है। कई बार होता है कि हम लोग पहले से एडवांस लेकर अपना मटेरियल परचेज कर लेते हैं, इन्वेंट्री परचेज कर लेते हैं और उसके बाद उसका समायोजन किया जाता है, लेकिन उसमें हमारे पास परचेज ऑर्डर नंबर नहीं रहता। तो परचेज ऑर्डर नंबर जो है वो आपको मैन्युअली यहां पर अपने हिसाब से देना पड़ेगा। आप एक परचेज ऑर्डर नंबर बना लीजिए, बल्कि बिल के ऊपर भी उसे स्पेसिफाई कर दीजिए ताकि आगे जाकर के उसे ट्रेस करने में भी आपको मदद मिले। जैसे यहां पर एक गगन बुक डिपो करके यहां से इन्होंने बुक परचेज करी थी, जेम के द्वारा ये बुक परचेज करी गई थी। इसका अगर परचेज ऑर्डर नंबर नहीं है तो ये चीज यहां पर हमने एक डमी परचेज ऑर्डर नंबर दे दिया जो इनके बिल के ऊपर भी हमने स्पेसिफाई कर दिया है। एक तो ये चीज है। इसके बाद मेन जो चीज आती है, ये कॉलम आता है हमारा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का।
यहां पर जो डिप्रिसिएशन है, ये डिप्रिसिएशन हमारा अलग अलग चीजों पे अलग अलग डिप्रिसिएशन रहता है। हमारे को नहीं पता कि कंप्यूटर हमारा कितने समय में स्क्रैप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको तब भी बता रहा था डिस्पोजल कैटेगरी जो एक ही बनानी है। तो यहां पर जैसे कंप्यूटर जो है 2022 में खरीदा गया, इसकी डेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है वो 2025 है, यानी कि 2025 में ये बिल्कुल स्क्रैप हो जाएगा। तो जब ये डेट आएगी तब ये ऑटोमेटिकली डिस्पोजल कैटेगरी में यहां पर स्पेसिफाई हो जाएगा। इसीलिए कहा गया था कि यहां पर सिर्फ एक ही कैटेगरी बनाइए कि स्क्रैप नाम की ही एक कैटेगरी बनेगी और उसे एक्टिव रखना है। तो ये चीज भी ध्यान रहे कि कंप्यूटर जैसे 3 साल के बाद डिप्रिशिएट हो जाएगा पूरा, तो हमने उसे 3 साल का यहां पर दे रखा है। इस चीज को मैं यहां पर भी दिखाऊंगा। जैसे लिस्ट ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ इन्वेंट्री, ये हमने अपनी तरफ से नहीं दिया हुआ। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 वेरियस इन्वेंट्रीज हैव डिफरेंट यूजफुल लाइफ। अलग अलग इन्वेंट्रीज की अलग अलग यूजफुल लाइफ है। अगर आपके किसी प्रोडक्ट पे, जैसे यहां पर हमने मेंशन किया कंप्यूटर और उसकी एसेसरीज की 3 इयर्स है यूजफुल लाइफ। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर आपने परचेज किया है और उसके ऊपर मेंशन है कि नहीं इस पर्टिकुलर इन्वेंट्री की यूजफुल लाइफ 3 इयर्स नहीं 5 इयर्स है, तो आप 5 इयर्स भी स्पेसिफाई कर सकते हो। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको इसी चीज को लेकर के चलना है। हमने कुछ एक बेस बना रखा है, जिस बेस के चक्कर में हमने ये चीज आप लोगों को बता रखी है। ये लिंक भी है, ये नीचे लिंक पे ये सारी चीजें मेंशन है, जिसके बेसिस पे यहाँ पर हमने ये बताया हुआ है। जैसे लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स कॉलेजेस द्वारा खरीदे जाते हैं तो उसकी यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है। और एज स्पेसिफाइड ऑन द इन्वेंट्री, अगर कोई आप इक्विपमेंट्स आपने खरीदे हैं और उस पर मेंशन है कि नहीं ये 10 साल लास्ट करेगा, तो 10 साल आप मेंशन कर सकते हैं। फर्नीचर की 5 इयर्स, बुक्स 10 इयर्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की 7 इयर्स। ये नॉन कंज्यूमेबल वाले हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में मैंने आप लोगों को बताया हमने कंज्यूमेबल इन्वेंट्री भी बना रखी है, तो वो कंज्यूमेबल भी आएगा। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स 10 इयर्स है। ऐसे ही बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज को हम यहाँ पर इस लिंक के द्वारा देख सकते हैं, जो लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। उसी बेसिस पे यहाँ पर हमने डेट ऑफ परचेज से, जैसे कंप्यूटर पे हमने 3 साल की कैटेगरी मेंशन की हुई है, बुक्स पे 10 साल की, फर्नीचर पे 8 साल की, स्पोर्ट्स आइटम पे 7 साल की। तो ये अलग अलग हमने कैटेगरी मेंशन की हुई है, तो वो कैटेगरी हमने यहाँ पर स्पेसिफाई की हुई, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर मेंशन करके चलेंगे। जैसे लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स है, इस पे 5 साल है, तो हमने 5 साल की मेंशन की हुई। तो ये सारी चीजें हमारी इसके अंदर आई। इसके साथ ही हमारे को कुछ पॉइंट्स जो स्ट्रिक्टली याद रखने हैं कि टोटल 8 शीट्स हैं। इन 8 शीट्स में कोई भी किसी भी तरीके का बदलाव नहीं करना है, और ये सारी शीट्स हमारी कंपलसरी हैं। जो कॉलम्स रेड कलर मार्क्ड हैं वो मैंडेटरी कॉलम्स हैं, उन्हें ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता। सिर्फ एक ही वेयर हाउस रहेगा एज ऑल दी परचेजेज मेड बाय द ऑफिस, यानी कि डीडीओ परचेज करता है, इसलिए सिर्फ एक ही डीडीओ होता है कॉलेजेस में, इसलिए एक ही वेयर हाउस रहेगा। टैक्सेशन अमाउंट शुड बी सेपरेटली मेंशन्ड। हम यहां पर जो टैक्स का कॉलम है, ये बेस प्राइस आएगा हमारा, इसमें टैक्स अमाउंट को हम स्पेसिफिकली अलग से मेंशन करेंगे। उसके बाद टोटल अमाउंट आएगा, जो हमारा बेस प्राइस प्लस टैक्स अमाउंट आएगा, जो यहां पर टोटल अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन डेट इज टू बी फिल्ड। डेप्रिसिएशन का कॉलम भी मैंडेटरी कॉलम है, जैसे आप देख सकते हो कि ये रेड कलर मार्क्ड है, तो ये भी हमारा मैंडेटरी कॉलम है, इसे हम आइडल नहीं छोड़ सकते। ऑल दी एंट्रीज इन दी एड स्टॉक पेज इज टू बी डन आइटम वाइज नॉट बिल वाइज। जैसा कि अभी बताया भी गया कि एक ही मानसी कंप्यूटरॉनिक्स जो है, इनके द्वारा ये एक ही बिल है, एक ही डेट का है, एक ही बिल नंबर है, एक ही परचेज ऑर्डर नंबर है, लेकिन इसे हमने 5 से 6 बार कैटेगराइज किया हुआ है, क्योंकि इनके में 6 आइटम खरीदे गए थे और वो आइटम हमने अलग अलग स्पेसिफाई किए हुए, तो इसलिए आइटम बेसिस पे ये बिल बनना है, बिल वाइज नहीं बनना। और यूज ऑफ ड्रॉप डाउन शुड बी स्ट्रिक्टली यूज। अलग से एंट्री नहीं करनी, जहां पर ड्रॉप डाउन है वहां पर इसे यूज करना है। सर एक इंक्वायरी छोटी सी क्लियर करना चाह रहा था जी, 1 मिनट। इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसमें आपका
कई कॉलेजेस ने हिंदी में एंट्री मार्क कर रखी थी, तो वो एंट्री भी हिंदी में मार्क नहीं होनी, इंग्लिश में ही रही। ठीक है, ये लास्ट चीज थी। हाँ जी सर प्लीज। सर ये जो यूनिट प्राइस और टैक्स अमाउंट जो निकाला था ना, आपने अभी दिखाया था शीट जी में, जी इसमें जैसे कोई आइटम है वो मोर देन 1 यूनिट परचेज कर रखा है, जैसे कोई आइटम 10, तो वो जो कैलकुलेशन सब यूनिट पे होगी ना, एक पे होगी, सिंगल पे, टैक्स का अमाउंट टोटल अमाउंट। इसमें जैसे आप ये देखेंगे ना, जी ये 20 यूनिट्स परचेज किए जी गए जी बुक्स के। जी एक बुक की कॉस्टिंग 4204 है। जी इसके ऊपर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए जीरो मार्क है। ये भी मैंडेटरी कॉलम है, मैं यहाँ पर इसलिए जीरो मार्क किया है क्योंकि यहाँ पर टैक्सेस जीरो। जी ठीक। और इसका टोटल अमाउंट जो है वो मैंने टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्राइस प्लस जी, जी। टैक्सेस करके ये आया। अच्छा ठीक सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, टैक्स अमाउंट है ना सर, टैक्स अमाउंट भी यूनिट का कैलकुलेट होगा ना वहाँ पे, मतलब जो कई बार बिल में होता है टैक्स अमाउंट टोटल कैलकुलेट करके देते हो, तो हमें यूनिट का निकालना है तब फीड करना होगा। आप टोटल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जैसे आप इसमें देख सकते हो, ये कबड्डी मैट है, टोटल 130 पीसेस है, 1200 के हिसाब से खरीदा गया है, टोटल टैक्सेस इतना आया हुआ है। अच्छा ठीक है, 130 मल्टीप्लाइड बाय 1200 प्लस टोटल टैक्सेस ये आ गया। ठीक सर, ठीक सर। समथिंग इज। नमस्कार सर, मैं देवप्रिया कॉलेज से बोल रहा हूँ सर। जी सर। सर ये जैसे हमारे यहाँ बुक्स आई थी बहुत सारी, जी और सर वो नंबर ऑफ पीसेस 1 है उसके, और बहुत सारे टाइटल्स हैं, तो सब अलग अलग चढ़ानी है सर वो? बुक्स आई हैं आपके पास, जी। देखिए बुक्स में इतना ज्यादा इशू नहीं आएगा क्योंकि बुक्स में, हाँ लेकिन यूनिट प्राइस आपका अलग अलग होगा तो उसे अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा सर। हाँ तो सर वो करीबन मतलब अराउंड 55 टाइटल्स हैं, तो वो कोई सब अलग अलग चढ़ेंगे? बिल्कुल सर, स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्योंकि उसका बेस प्राइस अलग हो जाएगा सर। अच्छा, और सर जैसे ये स्टेशनरी वगैरह रहती है, छोटी मोटी आइटम्स हैं, तो ये भी अलग अलग चढ़ेंगी? जैसे मान लीजिए पेन है, रिम है, रबड़ है, शार्पनर है। अलग मेंशन करना सर हम लोग जब मीटिंग में थे और हम लोगों ने काफी इस बात पे एम्फेसिस किया कि सर कम से कम स्टेशनरी आइटम्स और लाइब्रेरी की परचेज को तो इससे हटाइए। तो जी। बिल्कुल तैयारी से करें, इन्वेंट्री जैसे आपने अपने रजिस्टर में मेंटेन की है वैसे ही आपको ऑनलाइन मेंटेन करना है। और उन्होंने बल्कि पूछा आपको परेशानी क्या, हमने कहा परेशानी सर ये है कि हमारे पास मैन पावर वगैरह नहीं है, तो उन्होंने जी। बिल्कुल उसको डिनाई कर दिया। हाँ, क्योंकि सर अगर ऐसे बिल चढ़ाने हैं तो सर ये तो फिर मतलब हफ्ते भर से ऊपर का काम हो जाएगा। सर शुरू करते हैं इस काम को, और जो अगर टाइम जी। लगेगा तो कंसीडर भी करेंगे। क्योंकि कुछ कॉलेजेस ने इसमें सही डाटा भी डाला हुआ था, आइटम वाइज चढ़ाए हुए हैं बिल, है ना। जी। और कुछ कॉलेजेस के बाद जो ओवरऑल आया था तो उसमें इंडिविजुअली मेंशन करना पड़ता। सर एक क्वेरी थी छोटी सी। जी सर मैं ये पूछना चाह रहा था, मानिए 2020 में हमने कंप्यूटर्स खरीदे और 2023 की इन्वेंट्री है, तो उस कंप्यूटर्स को इसमें दिखाएंगे, शो करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं सर, ये परचेज वो है हमने जो सिर्फ 22-23 की परचेजिंग शो करनी है, हमने उससे पहले की कोई अगर मानिए, हाँ मतलब अगर मानिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अगर कोई चीज बाई नहीं की गई है तो उसको हम इसमें दिखाएंगे? नहीं दिखाई, उसे नहीं दिखाई। ठीक है, मतलब वो नॉन कंज्यूमेबल और कंज्यूमेबल कहीं क्यों नहीं होगा? सर ने शुरुआत में बताया भी था, इसमें अभी हम सिर्फ 22-23 की परचेजिंग लेकर के चल रहे हैं। इससे पहले की भी रेट्रोस्पेक्टिवली हम लेकर के चल रहे हैं, अभी लास्ट ईयर की है, उसके आगे भी मतलब और भी डाटा ऐड ऑन करना पड़ेगा हमें। जैसा ही हमारे को ऊपर से कहा जाएगा तो उसके आगे जब ऐड ऑन करना पड़ेगा तब हम उस चीज को लेकर के चलेंगे, तब हम उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में दिखाएंगे। तो दिखाएंगे। हेलो सर, एक क्वेरी है मेरी। हेलो जी जी सर, अश्विनी जी। first sir, it was very wonderful presentation and it will be very helpful for all of us. थैंक यू सर। क्वेरी ये है सर इसमें कि जैसे कुछ बिल्स ऐसे हैं जिसमें जीएसटी नंबर नहीं है, या कुछ बिल्स ऐसे हैं जिसमें जीएसटी या एसजीएसटी कैलकुलेशन उसमें नहीं दे रखी है, तो उन बिल्स का हम लोग क्या करेंगे इन्वेंटरी लिस्ट में? सर ये क्वेश्चन भी रेज हुआ था और उन्होंने कहा था कि 22-23 में ऐसा आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हुए ऐसा कैसे परचेज कर सकते हैं जिसमें जीएसटी ना हो। अब एक्चुअली ये है ना कि जैसे जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जो हम लोग फिलिंग कर रहे हैं, हम लोगों ने तो परचेजिंग नहीं की है, परचेज तो किसी और हेड से हुई है, जी जी। तो उसमें हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे दोनों चीजें? क्योंकि हम लोगों को खाली काम दिया गया इस पे फिल करना है हम लोगों को लिस्ट में, तो बट परचेज किसी और ने किया। अब हम लोगों को नहीं पता कि परचेज करने के टाइम पे उन लोगों ने क्यों नहीं किया ऐसी सारी चीजें, क्योंकि ये भी शायद 2-3 महीने पहले ही इस तरह के। सर जो 22-23 का बिल कॉलेज का आया होगा उसमें तो जी। होगी ही ना। नहीं, जैसे कुछ बिल अगर ऐसे हैं उसमें नहीं है, फिर उसका क्या करेंगे? तो सर उसको, जिसमें है उसकी तो कोई बात नहीं है। हाँ जिसमें है उसमें कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, उसमें कोई बात नहीं है। ये वाली भी समस्या आई थी, उन्होंने इसमें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर 0 जीएसटी उसमें दिखा सकते हैं,
जीरो दिखा दीजिए, हालांकि वो भी एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि उस आइटम हाँ वो एक्यूरेट नहीं होगा। तो एंड एज यू सेड कि यहाँ पे जितने भी रेड कॉलम्स हैं दे ऑल आर मैंडेटरी कॉलम्स। यस सर, तो यही एक दिक्कत है सर। वो बिना जीएसटी के वैसे तो परचेजिंग नहीं होनी चाहिए थी वैसे, लेकिन यस सर बिल्कुल नहीं, हाँ नहीं होनी चाहिए थी। तो अभी उसे आप जीरो दिखा दीजिए, आप यही कह सकते हैं। ओके 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 ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ओके समथिंग एल्स? थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून सर। विधायक निधि का जो पैसा है सर, एक विधायक निधि का पैसा था सर हमारे यहाँ ना। जी सर। जी सर आपने सर मेरी प्रॉब्लम थी सर, एक ना हमारे यहाँ विधायक निधि का पैसा था। अच्छा तो सर वो पैसा जो है वो रिलीज तो मतलब वो जैसे रिलीज तो उन्होंने 22-23 में कर दिया, लेकिन सर उससे जो सामान खरीदा हमने वो 23-24 में आ गया। तो कोई बात नहीं सर, आपने तो 23-24 की जब इन्वेंट्री डालेंगे तब आप उसकी परचेजिंग दिखाएंगे। हमने सिर्फ परचेजिंग को फोकस करना है, पैसा कब आया कब गया। अच्छा, परचेजिंग को फोकस करना है कि वो चीज कब करेगी। तो मतलब अच्छा, बेसिकली हम ठीक, इसमें पेमेंट्स का देखते हैं बेसिकली। इन्वेंट्री का डेटा है ना सर, जब इन्वेंट्री बनी हमारी और इन्वेंट्री हमारे पास आई सबका डेटा है। जी ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। अगर कोर्ट से कुछ पूछना चाहते गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ एक बार सर आपसे क्वेश्चन। जी सर, जी जी जी, एक मिनट। हेलो, मेरे ख्याल से हम दानिश मंसूर मसूद जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। दानिश मसूद जी पहले आप बोलेंगे। हाँ जी, ओके थैंक यू सर। जी यस ओके, थैंक यू सो मच सर। तो मेरा ये जानना है कि जैसे अभी हमने रूसा के अंडर में हमारे यहाँ कॉलेज गेट या बिल्डिंग या रैंप वगैरह जो बना है, क्या उन सब की एंट्रीज भी हमें इसमें दिखानी पड़ेगी? जैसे हमने बताया पहले कि बिल्डिंग के लिए तो अलग आता है, बिल्डिंग इन्वेंट्री वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा ना। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा लेंगे तब लेंगे। ओके नहीं मैम, जो परचेज होके जिसका आपने परचेज ऑर्डर दिया हो, है ना मैम? जी बिल्डिंग। तो सर जैसे हम लोगों के यहाँ भी गेट वगैरह का या कुछ चीजों के जैसे हमने ऑर्डर दे के मंगवाया तो उनको नहीं दिखाएंगे? जैसे गेट हमारे यहाँ से बन के आया, प्लास्टिक वाले गेट आए हैं कुछ चीज के लिए, तो उनको तो हमें दिखाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल वो दिखाएंगे, जो आप कॉलेज ने ऑर्डर किया वो तो दिखाएंगे। जी एक बार कोर्ट द्वार जी जी बिल्कुल, उसमें मत दिखा देंगे कि हमने रूसा के अंदर इसको मंगवाया है। कौन से कॉलेज में? कॉलेज का नाम ओके थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून सर। जी सर, जी गुड myself Dr. Anurag Sharma from Government Degree College, Karnghati, Kotdwar. First of all, it is a very useful session for all of us. थैंक यू सर। बहुत सारी क्वेरीज थी और मुझे लगता है काफी सेटिस्फाइड हो गए हैं। तो सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि बजट हेड में रेकरिंग स्टेट हेड, इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीजों को हम ले सकते हैं। सर ये स्टेट हेड है खाली, मतलब कुछ ऐसा पैसा मतलब कंटिजेंसी के लिए अगर आता है कॉलेज में कि कॉलेज के मेंटेनेंस के लिए अगर कुछ रिकरिंग पैसा आता है तो उसे हम उस मद से दिखा सकते हैं। किसी भी हेड में सर, जैसे कि एक हेड हमारा केमिकल मेडिसिन का एक हेड आता है chemicals का, वो हर साल 3-4 हज़ार रुपए पर डिपार्टमेंट के हिसाब से लोग देते हैं। तो वो हो गया रिकरिंग, जो हर साल आपको मिलता है, हर साल आता है, that is recurring। ओके सर, थैंक यू। वैसे तो सैलरी भी हमारी रिकरिंग ग्रांट में आती है, लेकिन तो वो अलग ही हो गया प्रोटोकॉल वाला। इसलिए जो भी हमारे पास स्टेट से सेंटर से पैसा हर साल आ रहा है वो रिकरिंग। ओके थैंक यू। एनीथिंग एल्स सर? कई लोग हमारे सेशन में जुड़ नहीं पाए हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि एक तो गूगल मीट में कुछ लिमिट भी होती है लगभग 100 की, और दूसरा ये कि क्योंकि बहुत लेट हो गए थे कुछ लोग ज्वाइन करने में, कुछ लोगों की दूसरी जगह मसरूफियत थी, दूसरी जगह व्यस्त थे, इस वजह से बहुत लेट हो गए थे, हम लोग नहीं करवा पाए उनको। हम उनके लिए एक दूसरा सेशन भी रखेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मीटिंग रिकॉर्ड भी की जा रही है, ये इस रिकॉर्डिंग का सेशन भी हम ये इस सेशन को रिकॉर्ड करके हम लोग अपने कॉलेज की वेबसाइट पे डाल देंगे, तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप पूरे वीडियो को देख सकेंगे। तो अगर आपको और भी कोई जी 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 बताइए। सर मैं सीमा नेगी बोल रही हूँ लोहाघाट कॉलेज से। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। सर जैसे हमारे यहाँ अनुरक्षण हो गया, औषधि रसायन हो गया, ये सब रिकरिंग में आ जाएगा क्या? जी ये औषधि रसायन तो रिकरिंग में आता है, सब रिकरिंग में आ जाएगा जितने भी स्टेट हेड होती है? सब नहीं होगा मैम, रिकरिंग आपको देखना पड़ेगा ना कि हर साल कौन सा आता है रिकरिंग, वो आपके हेड में मेंशन होता है, जो आपका पैसा आता है रिकरिंग अकाउंट होता है। आपके यहाँ पर जो भी फाइनेंस को देखते होंगे वो अच्छी तरह जानते होंगे।
ये कोई ऐसी। और सर जैसे स्पोर्ट्स का अलग से मतलब हमें तो दिया नहीं गया, हमने तो जो हमें दिए गए मतलब वो क्या बोलते हैं लेजर और ये उससे भर दिया था। अब जैसे स्पोर्ट्स भी लिखा है आपने, इसमें रूसा भी लिखा है, तो उनके भी मुझे लेजर बुक लेनी पड़ेगी और वो करना पड़ेगा काम। मैं आपको बताता हूँ हमने क्या किया है। हमारे पास जैसे रूसा से जो ग्रांट आई उससे जो भी खरीद हुई है वो तो रूसा में आई है। हमारे पास बॉयज फंड में भी स्पोर्ट्स होता है ना मैम, हाँ, तो उसकी ग्रांट को हमने अलग से रखा हुआ है। तो वही ना, उनके भी लेजर बुक लेके चढ़ाना पड़ेगा। 22-23 में जो कुछ भी परचेज किया है। अच्छा अगर आपको एमएलए ने और डीएम ने भी कोई ग्रांट दी है उससे भी आपने परचेज किया है तो वो भी। इनफैक्ट कई कॉलेजेस को ग्रांट मिली थी, आपको ध्यान होगा इसको कोविड के दौरान, हालांकि 22-23 में नहीं मिली थी, 21-22 में मिली थी। अगर इस तरह की भी कोई ग्रांट मिली है 22-23 में भी चढ़ा दी है। ठीक है सर, थैंक यू। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर अंशु। सर मेरा सवाल ये है कि इन्वेंट्री तो मेल में देखना पड़ेगा लगभग के लिए। सर आपके फंड मिलते हैं इस बीच संजय के प्रचार महोदय हमारे साथ पढ़ा पाता हूं। आपको प्रणाम हो रहा है। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ठीक सर, आशीर्वाद। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको। जी 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 ठीक है। और कोई क्वेरी सर? आप आशीष? हाँ नहीं, ये जो आप इन्वेंट्री के लिए कहे डॉक्टर साहब ना, जी नमस्कार जी। वो फॉर्मेट शायद हमारे यहाँ पहुंचा नहीं है, वो तो अभी हम भिजवा देते हैं उसको। आज ही करूंगा। जी 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 हाँ ठीक। आशीष जी कुछ कह रहे थे सर? मेरा सवाल ये था ना कि जो विधायक निधि से फंड मिलते हैं कई बार कॉलेजों को, या फिर जिला खनन न्यास से डीएम के थ्रू पैसे मिलते हैं, तो इसको क्या हम रिकरिंग में रखेंगे या फिर किसी अन्य मद में? उसको नॉन रिकरिंग होता है सर। वो नॉन रिकरिंग वो होता है जो हर साल आपको मिलता है, डिफाइंड होता है। ये सब नॉन रिकरिंग होगी, दोबारा वो फंड आपको नहीं मिला, हर बार आपको जी। तो उसको मिलता है। तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे सर, किस मद में करेंगे? नॉन रिकरिंग। उसमें ना ये चीज आप ये देखिए, इन्वेंट्री। यस सर। यहाँ पर बजट हेड जो हम दिखाते हैं, इसमें हमारे को ओके सर, रिकरिंग नहीं दिखाना है, ठीक है? जी जी। उससे हमारा रिकरिंग नॉन रिकरिंग का कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ इन्वेंट्री कैटेगरी से मतलब है कि आपने कंज्यूमेबल खरीदा या नॉन कंज्यूमेबल खरीदा। तो ओके, ये चीज नहीं दिखानी है कि वो रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग, उससे आपने क्या परचेजिंग करी है वो मैटर करता है। जैसे आप यहाँ पर आखिरी शीट में देखेंगे, यहाँ पर अगर मैं शुरू से लेकर के चलूं तो कहीं पर भी रिकरिंग नॉन रिकरिंग का कहीं पर भी, लेकिन चीजों में जब नेम ऑफ आइटम आप परचेज कर रहे हैं या हेड से परचेज कर रहे हैं तो बस वो हेड आ जाएगा। ओके, थैंक यू सर। और सर लास्ट वाले उसमें मैं फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट से ही सिलेक्ट करना है। जहां जहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट है वहां पर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से ही सिलेक्ट कीजिए प्लीज, वरना वो डेटा अपलोड नहीं हो पा रहा है। दूसरा, जो भी लाल से कॉलम है वो आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अब जीएसटी नंबर उसी में आ रहा है, तो आपको उसको कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि हमको जब हमने ये क्वेश्चन पूछा तो हमको बहुत से कहना चाहिए हार्ड शब्दों में कहा कि ये परचेज हो कैसे गई अगर ये जीएसटी नंबर नहीं है या परचेज ऑर्डर नहीं है। तो इसलिए वो परचेज ऑर्डर आप उसको प्रोड्यूस करें, उसमें नंबर कम से कम प्रोड्यूस करें और अपने बिल में जरूर उसको मेंशन कर दें। अभी नोडल ऑफिसर प्रोफेसर के पांडे सर ने बताया, अभी सचिव महोदय से उनकी बात चल रही थी, तो ये था कि बुधवार तक इसका अपडेशन देने के लिए कहा कि कितना अपडेट हो गया है, कितने कॉलेजेस द्वारा कर दिया गया है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी सर ने बताया, जैसे कि अभी शेयर कर दी जाएगी, कैसे कैसे करना है, क्या करना है, जो भी हेल्प हो सकेगी। बाकी क्वेरीज के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है ही आप लोगों के पास, ग्रुप में है ही वो चीज़, तो वहाँ से आप अपनी क्वेरीज कॉल करके भी पूछ सकते हैं। लेकिन कोशिश ये रहे कि लेटेस्ट बाय ट्यूसडे ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस द्वारा ये डिटेल्स फिल हो जाए, क्योंकि वेडनेसडे को सर को भी, आगे सचिव महोदय को भी इसकी अपडेशन देनी होगी कि कितना निपट गया है, कितना रह गया है, क्योंकि बहुत लंबे समय से चल रहा है ये काम। तो वहाँ पर लेवल से जब भी आता है वो हमेशा ये सबसे कहते हैं कि आप राइटिंग भेजिए, तो उनके लिए एक दिक्कत ये हो जाती है कि आज हम एक लिस्ट भेजें, उसमें से फिर बाद में हमें बताना पड़ेगा कि नहीं सर इनका ये गलत होता है, तो वो बार बार हमको अपडेट। तो मुझे लगता है सब कर ही लेंगे इस काम को, और अगर कोई भी सर आप लोगों को दिक्कत आती है तो हम लोग यहाँ पर हैं, आप लोग प्लीज मुझसे कॉन्टैक्ट करें। शुभजीत। हेलो सर, एक डाउट है। गुड आफ्टरनून सर, एक डाउट था मेरा। प्लीज।
सर मैं सही कह रहा हूँ ना, जैसे हमारे जो इन्वेंट्री कैटेगरी में नेम ऑफ द कैटेगरी जैसे स्पोर्ट्स आइटम्स हो गया ना, तो स्पोर्ट्स आइटम्स में कुछ आइटम ऐसे होंगे जो कंज्यूमेबल होगा, कुछ आइटम ऐसे होंगे जो नॉन कंज्यूमेबल हो सकते हैं। हाँ सर मैं ये पूछ रहा हूँ उसके लिए 2 अलग-अलग कैटेगरी बनानी है, कंज्यूमेबल नॉन कंज्यूमेबल। बिल्कुल जैसे यहाँ बनी हुई है, ये कंज्यूमेबल है स्पोर्ट आइटम, कंज्यूमेबल, और ये नॉन कंज्यूमेबल स्पोर्ट्स आइटम। ठीक, बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी बनेगी सर। इसमें बस ये ध्यान रखिए सर कि टाइप ऑफ कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना है। टाइप ऑफ कैटेगरी वही है जो आप पहले चढ़ा चुके हैं ड्रॉप डाउन पिछले वाले, ठीक है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन से, और यहाँ पे आप उसके अगर वो कंज्यूमेबल है तो कंज्यूमेबल, और नॉन कंज्यूमेबल है तो नॉन। जैसे हमारे यहाँ पर कंज्यूमेबल था स्पोर्ट्स आइटम, हमने उसके आगे स्पोर्ट आइटम लिख दिया है कंज्यूमेबल सिलेक्ट करके, और यहाँ पर आप ये देखिए स्पोर्ट आइटम है, ये नॉन कंज्यूमेबल में है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ, एक एड स्टॉक में अगर आप देखेंगे ये स्पोर्ट्स आइटम है, तो बैडमिंटन कोर्ट मैट खरीदी गई है, तो इसे मैंने स्पोर्ट्स आइटम रखा हुआ है। लेकिन ये दूसरा है जो वॉलीबॉल खरीदी गई या फिर कुछ फ्लेक्सी वगैरह बनवाई गई, ट्रॉफीज वगैरह खरीदी गई, तो ये सारे कंज्यूमेबल, तो इसे कंज्यूमेबल हेड में रखा हुआ है और ये नॉन कंज्यूमेबल हेड में। आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट भी देख लेंगे ना, जैसे मान लीजिए कंज्यूमेबल वाला है और हमने खोला यहाँ पर, तो ये कहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपने कैटेगरी जो बनाई थी पूरी की पूरी, वो यहाँ पर सारी ही चीजें अब यहाँ पर 2 बार दिखाएगा, एक स्पोर्ट आइटम ये दिखाएगा और एक दिखाएगा नीचे ये स्पोर्ट्स आइटम कंज्यूमेबल, ये 2 आ गए, ये नॉन कंज्यूमेबल है, ये कंज्यूमेबल, जैसा आपने इन्वेंट्री कैटेगरी में बना रखा था। सर और एक और डाउट था सर, जैसे हमारा कॉलेज रूरल एरिया में, तो रूरल एरिया में जैसे सामान खरीदा है तो हर किसी के पास जीएसटी नंबर, पैन नंबर, बाकायदा उसमें बिल में अकाउंट नंबर भी नहीं लिखा रहता, तो हमारे पास ऐसे भी बिल हैं जिनमें अकाउंट नंबर वगैरह भी उनकी भी डिटेल नहीं है, तो उस केस में हम कैसे करेंगे? अकाउंट नंबर तक नहीं हमारे पास। जैसे बता चुका कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी का अकाउंट नंबर ना हो, और मतलब ये चीजें वैसे भी हैं, पेमेंट्स जो होती हैं महाविद्यालय द्वारा वो चेक के थ्रू होती हैं, है ना, वो चेक के थ्रू होती हैं, और उसमें भी ये वाली चीज है कि जैसे चेक जैसे कैश होता है तो बैंक वो बता देता है कि मतलब कौन से खाते में पेमेंट ट्रांसफर हुई है, तो वो चीजें रहती हैं सर। मतलब ये है कि हम कैश लेवल पे कॉलेज से नहीं चलता है सारा कुछ, सब कुछ ऑन अकाउंट ही चलता है, तो ये चीज पॉसिबल। ये सर हम लोगों के स्तर का ये मामला ही नहीं है, आप ही को समझाना पड़ेगा। जी सर, एनीथिंग एल्स सर? थैंक यू सर। नमस्ते सर। जी पीताम्बर दत्त पंत जी भी कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ सर, इसके रिगार्डिंग अगर कोई ग्रुप बना है तो मैं चंपावत से बोल रहा हूँ सर, कोई ग्रुप में हमारे पास इन्फॉर्मेशन प्रॉपर पहुंच नहीं पा रही है। जी मैं वो उसमें ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा सर, आज ऐड कर जी 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 सर। चंपावत, ठीक है सर। आप मेरा नंबर आपके पास होगा? नहीं सर, आपका नंबर तो है नहीं मेरे पास। सभी लोग नोट कर लीजिए मेरा नंबर 9412 इसका स्क्रीनशॉट लीजिए 9412602928 2928। थैंक यू सर। सर इसमें अपना नाम और कॉलेज का नाम लिख के भेज देंगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा सर। और दूसरा ये जी थैंक यू सर। जी एक ईमेल है समर्थ इन्वेंट्री समर्थ.inventory@gmail.com। जी जी आप इसमें भी अपने सूचनाएं दे सकते हैं। हाँ जी 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 सर, थैंक यू सर। और किसी की कोई क्वेरी हो? डॉक्टर सुषमा मक्कर जी कुछ कहना चाह रही हैं? ठीक है, अगर इस समय और किसी की कोई क्वेरी नहीं है तो इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। मैं सभी प्राचार्य महोदयों का और नोडल अधिकारी महोदयों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत धैर्य से हमारी बात सुनी और कोशिश की। जी तो मैं ये जानना चाह रही थी, जो एक्सेल शीट हमने भेजी है हमें उसी में करेक्शन करके फिर से उसको एक बार रीचेक करके उसी में सारा करेक्शन करना है, या आप हमें कोई नई अपडेटेड वाली देंगे कि हमें इसमें भरना है? नहीं, आप उसी में करेक्शन कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जरा एक थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण से सुन नहीं पाए, ये इन्वेंट्री जो है कब से ली जानी है सर? कौन सी ईयर से ली जानी है? 22-23 फाइनेंशियल ईयर 22-23। जी जी जी। अगर फंड पहले भी आपके पास आ गया था और परचेज आपने 22-23 में की, वो 22-23 ही रहेगा। जी 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 जी।
और इसके Thank you, सर हम लोग डाल देंगे, आप लोग इस ऑडियो को भी देख सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो और भी सत्र आयोजित करेंगे, कोई दिक्कत हेलो, इसमें विधायक निधि की एक बात हुई थी सर अभी। कई बार विधायक निधि जो होती है कार्यदायी संस्था, वो महाविद्यालय नहीं होता है, कोई और संस्था होती है। नहीं। उस कंडीशन में क्या दिखाएं सर हम? सर पेमेंट अगर आपने नहीं किया है ना सर, तो हाँ। में नहीं आएगा ना। जी जी जी। पेमेंट अगर विधायक जिसके यहाँ से किसी को दे दिया गया है, वो तो दूसरी बात हो गई जी। बात कर रहे हैं एज वीडियो प्रिंसिपल ने जो कुछ भी खरीदा। ठीक है सर, ठीक है, ओके। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बताइए सर। मुझे ये पूछना था कि ये इन्वेंट्री का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कॉलेज के मैं सर वो शेयर करूंगा, बल्कि मैं एक काम करूंगा, मैं अपने कॉलेज के वेबसाइट में ही डाल दूंगा उसको, ताकि आप लोग उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लें। ओके जी सर। क्योंकि समर्थ का तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना, समर्थ का एक बना है सर, इसका भी एक अलग बना हुआ है। उसमें मेरे ख्याल से 8-10 कॉलेजेस हैं जो शायद नहीं जुड़े होंगे, और अगर ऐसे कॉलेजेस हैं तो सर मेरा नंबर मैंने शेयर किया था अभी, अगर आप उसमें व्हाट्सएप पे अपना नाम और कॉलेज का नाम लिख के और लिख देंगे कि मुझे ऐड कर लीजिए, तो मैं ऐड कर पाऊंगा सर आपको, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है सर, लोगों के सबके नाम सेव नहीं है, तो मैं पहचान नहीं पाता हूँ कौन है। अगर आप नाम और अपना कॉलेज का नाम लिख देंगे तो मैं जरूर। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो डॉक्टर सुषमा मक्कर शायद कुछ कहना चाह रही हैं। नमस्कार मैम। डॉक्टर जी नमस्कार सर। जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लमगांव से बात कर रहा हूँ सर। जी जी अजीत सिंह सर, इसमें जो ये जीएसटी जो नंबर रखा, जैसे कई गुड्स ऐसे थे जिनमें 5% जीएसटी लग रहा है, तो सर उसको जो मेंशन कर रहे हैं, तो जैसे हम उसको एसजीएसटी 2.5% और सीजीएसटी 2.5% करके, तो मेंशन नहीं हो पा रहा था सर। मेंशन नहीं हो पा रहा था कहाँ पे? जी सर, जैसे अलग अलग दिखाना सर। जी सर। नहीं, उस चीज को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। अच्छा, ये आप कौन सी शीट की बात कर रहे हैं? आप ऐड स्टॉक शीट की बात कर रहे हैं जिसमें स्टॉक आप ऐड करते हैं? नहीं सर, जिसमें हम जीएसटी मेंशन कर रहे थे सर आगे ना, जिसमें 18% प्रश्न था। ये वाला सर अभी तक शेयर किया हुआ है मैंने स्क्रीन। सर एम आई ऑडिएबल सर? मैम एक दूसरी क्वेरी ले रहे हैं, फिर उसके बाद आपकी बात। या श्योर सर। ये सर इस तरीके से स्पेसिफाई हो जाएगा अगर 5% है, आप देख लेंगे जरा। सीजीएसटी 2.5% जी जी सर, और एसजीएसटी 2.5%। इसके आगे आपको जी निशानी लगा। एक और क्वेरी है सर, जैसे सर आपने कहा कि सारी चीजें इंग्लिश में ही मेंशन होगी, जैसे बुक्स में खासकर ये चीजें आई सर, क्योंकि बुक्स सर बहुत सारी थी सर, एक ही बिल पे और अलग अलग यूनिट में बुक्स थी, और बुक्स में ये था सर कि जैसे कई बुक्स हैं सर जो जिनके नाम हिंदी में है, किसी इंग्लिश में, तो सर हमने ये किया था कि जो बिल्स के ऊपर जिसका नाम जैसे हमने वैसे उसको टाइप किया था सर। नहीं तो सर उसको इंग्लिश में बदल के टाइप कर सकते हैं, जैसे अच्छा रामायणी अगर बुक है तो उसको जी 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 बिल्कुल सर, खासकर मोस्टली सर इंग्लिश सॉरी से संस्कृत हिंदी वाली बुक्स जो थी सर उसमें ये थी। हो क्या रहा है कि उनका जो सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग, क्योंकि मैंने जब उनसे ये स्पेसिफिक बात कही थी सर, ये बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने कहा था सर आप जैसे उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड यूपी राजस्थान मध्य प्रदेश में चल जाता है, लेकिन ये इन्वेंट्री तमिलनाडु कर्नाटक वगैरह में भी चल रहा है। अगर सब अपनी लैंग्वेज में चलाएंगे तो हमारा तो डेटा ही नहीं बन पाएगा, इसीलिए थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू। ये उन्हीं का आग्रह है हमारी ओर से। थैंक यू सर, थैंक यू सर। डॉक्टर मक्का मेरे ख्याल से कुछ बोलना चाह रही थी। नमस्कार मैम। हेलो। जी मैम नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर शेटिंग आवर क्वेरीज एंड प्रॉब्लम्स वी फेस्ड इन लास्ट टाइम फिलिंग द इन्वेंट्री डेटा। सर मेरी एक छोटी सी क्वेरी थी कि जब हम ये एड स्टॉक में हम एक बिल को अलग अलग कैटेगराइज्ड वे में फिल करेंगे, तो जो हमारा जो जीएसटी है वो तो सर बिल में कंबाइंड होता है, तो हम उसको कैसे अलग अलग आइटम्स में डिवाइड करेंगे प्लीज सर? तो एक मैं एग्जांपल शेयर करता हूँ, आप जरा बताइए। ये ना मैम, जब आप बिल देखेंगे तो बिल में हर आइटम का एक अलग यूनिट प्राइस दे रखा होगा, तो यूनिट प्राइस के ऊपर जैसे 18% जीएसटी लगा हुआ है, ये भी हमारा टोटल बिल जैसा आप बता रहे हो कि एक ही आया था जी, ठीक है, लेकिन हमने जैसे इसका यूनिट प्राइस निकाला, यूनिट प्राइस के ऊपर 18% निकाला तो ये टैक्स अमाउंट आ गया। अगर सबके ऊपर टैक्स अमाउंट सेम लगा हुआ है जी, ठीक है, तब तो ये बिल्कुल इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या श्योर। और अगर किसी आइटम के ऊपर 18% है और किसी पे 12% है, से फॉर एग्जांपल एक ही बिल में है ये दोनों चीजें, जी जी, बिल के आगे एक HSN कोड नंबर दे रखा होता है जिसमें नीचे स्पेसिफाई कर रखा होगा कि
18% किस पे है और 12% किस पे, तो उसके हिसाब से आपको अलग से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके सर, ओके सर। कई बार सिचुएशन ऐसी रहती है कि जैसे हमने स्टेशनरी आइटम्स मंगवाए सर, तो उसमें एक रफ आइडिया टाइप का उन्होंने दिया होता है, तो हम उसको फिर कैसे करेंगे? बिल में अलग अलग उसके अमाउंट्स तो दिए होंगे ना? जी जी, अमाउंट तो सर दिए होंगे। और दरअसल होता क्या है कि अगर आप स्टेशनरी मंगवा रहे हैं और एक स्टेशनरी का बिल है, तो उसमें ऑलमोस्ट एक ही जैसे होंगे, और अगर अलग होंगे मैम तो नीचे स्पेसिफाई जरूर कर रखा होगा उन्होंने, वो तो मैंडेटरी। ठीक जी, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अदरवाइज अगर और भी कोई क्वेरी दे सकते हैं अभी, और अगर अभी क्वेरी नहीं है तो हम लोग प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, और चाहे वो दोबारा सेशन हो या इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करना हो या कैसी भी आप हेल्प है, तो आप कृपया मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो सभी प्राचार्य महोदयों का और नोडल अधिकारी महोदयों का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। आप बहुत शॉर्ट कॉल में हमारे साथ इतने संख्या में उपस्थित हुए, बहुत देर तक आपने धैर्य से हम लोगों को सुना, और कुछ अगर हम क्वेरीज आपकी पूरी न कर पाए हो तो क्षमा कीजिएगा हमको, हम लोग फिर भी यहाँ उपस्थित हैं आपके लिए। धन्यवाद। थैंक यू।